अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर बॉटनी फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। बोर्ड एग्ज़ाम के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के पॉइंट हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जाएंगे। याद रहे ये तमाम पॉइंट्स जो हैं वो न्यू बुक्स के हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला पॉइंट, आइसोलेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स टू डिटरमाइन देयर स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन। भाई सेल के कंपोनेंट्स को अलग करना ताकि हम सेल की स्ट्रक्चर को जान सकें, उसकी केमिकल कंपोजिशन को जान सकें, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा सेल फ्रैक्शनेशन कहते हैं। सेल फ्रैक्शनेशन के दो स्टेप हैं, होमोजेनाइजेशन और सेडिमेंटेशन। ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। अब सेल फ्रैक्शनेशन करते वक्त जब भी अगर हम प्लांट सेल में हम क्या करते हैं? सेल फ्रैक्शनेशन करते हैं। तो प्लांट सेल के अंदर सेल फ्रैक्शनेशन के लिए हमें एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है जो कि उसकी मिडल लेमिला यानी सेल वॉल का जो पार्ट होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। उस एंजाइम का नाम है एंजाइम पेक्टिनेस। ये आपने याद रखना है। फिर इसके बाद आगे लिखा हुआ है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग इंस्ट्रूमेंट हैव रोटेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, उसमें मशीन की जो स्पीड है वो पूछी जा सकती है 60,000 साइकिल्स पर मिनट। एक मिनट में 60,000 टाइम्स जो है वो क्या करती है? वो साइकिल मूव करती है। फिर इसके बाद जो वो माइक्रो डाइसेक्शन इज अ टेक्निक टू आइसोलेट स्पेसिफिक सेल विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रो डाइसेक्शन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सेल के स्पेसिफिक पार्ट को आइसोलेट कर सकते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से। प्लांट सेल आर टोटीपोटेंट। प्लांट सेल जितने भी हैं वो सब के सब टोटीपोटेंट हैं, मतलब टोटल पोटेंशियल है, यानी हर सेल जो होता है वो एक नया पौधा बनाने की क्या रखता है? सलाहियत रखता है। तो प्लांट सेल आर टोटीपोटेंट। फिर इसके बाद है FC स्टीवर्ट ग्रू अ कंप्लीट कैरोट प्लांट फ्रॉम अ टाइनी पीस ऑफ फ्लोएम। अगर आपसे पूछा जाए वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने फ्लोएम के एक छोटे से हिस्से से पूरा कैरोट प्लांट बनाया था, तो उस साइंटिस्ट का नाम है FC स्टीवर्ट। क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक फॉर सेपरेटिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। भाई क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है जिसमें जो वो मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है। अब उसकी जो सेपरेशन का जो मयार है वो किस पे डिपेंड करता है? स्पीड ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट एंड डिपेंड ऑन इट्स साइज पे डिपेंड करता है और दूसरा इसकी स्पीड पे डिपेंड करता है। अब क्रोमेटोग्राफी की जो वो 4 टाइप्स हैं, 4 टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये 4 नाम आपने जो वो सिंपल इतना याद करना है कि एमसीक्यू में पहचान सकें कि भाई ये क्रोमेटोग्राफी की जो ये 4 टाइप हैं। फिर इसके बाद जो वो इलेक्ट्रोफोरेसिस है। इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज टू सेपरेट मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन देयर साइज एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रोफोरेसिस और क्रोमेटोग्राफी में याद रखिएगा, क्रोमेटोग्राफी में क्या था? मॉलिक्यूलर मूवमेंट की जो साइज पर डिपेंड कर रहा है, जबकि इलेक्ट्रोफोरेसिस में साइज और इलेक्ट्रिक चार्ज दोनों की बेस पर क्या किया जाता है? सेपरेट किया जाता है। The method of measuring light absorption by a particular substance is called spectrophotometry। वो मेथड जिसमें किसी भी सब्सटेंस से इमिट होने वाली लाइट को मेजर किया जाता है, उस मेथड को हम नाम देते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। और जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ इस्तेमाल होता है उस इंस्ट्रूमेंट को नाम दिया जाता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये हो गया। अब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मदद से क्या मालूम किया जाता है? इट इज़ यूज टू डिटरमाइन ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ DNA। याद रखिएगा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मदद से बैक्टीरिया की जो वो ग्रोथ को जो वो नोट किया जाता है, फोटोसिंथेसिस कितना हो रहा है वो मालूम किया जाता है और DNA की माइन्यूट क्वांटिटी को भी क्या करते हैं? नोट किया जाता है। क्लियरिटी ऑफ इमेज, रेजोल्यूशन, इंक्रीज इन अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन। याद रखिएगा कोई भी इमेज कितनी क्लियर है उसके लिए रेजोल्यूशन का वर्ड यूज़ होता है, और कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी बज़ाहिर साइज में कितना इजाफा हो रहा है उसे कहते हैं मैग्निफिकेशन। अब एमसीक्यू का फेवरेट पॉइंट होता है लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन कितनी है? 10,000 टाइम्स। इसकी रेजोल्यूशन कितनी है? 500 टाइम्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन है वो 10,000 टाइम्स है। याद रखिएगा 10,000 में उलझ जाते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर 10,000 है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर 10,000 है, और रिजॉल्विंग पावर लाइट माइक्रोस्कोप की कितनी है? सिर्फ 500 टाइम्स है।
फिर इसके बाद जो है वो कंट्रास्ट रेफर टू द डार्कनेस ऑफ बैकग्राउंड रिलेटिव टू द स्पेसिमेन। स्पेसिमेन के मुकाबले में इसका जो बैकग्राउंड है वो कितना डार्क है, उसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो है कंट्रास्ट। और कंट्रास्ट तो स्टूडेंट को मालूम होगा भाई, कपड़ों में भी क्या होता है, कंट्रास्ट का यूज़ होता है वर्ड। फिर इसके बाद है माइक्रोमेट्री। माइक्रोमेट्री इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वो साइज को जो मेजर किया जाता है उसे कहते हैं माइक्रोमेट्री। फिर इसके बाद है पॉइंट सेल वॉल इज प्रेजेंट। सेल वॉल किन किन के अंदर पाया जाता है? सेल वॉल पाया जाता है बैक्टीरिया में, फंजाई में, अल्जाई में और प्लांट सेल में, इन चारों में पाया जाता है। बैक्टीरियल सेल वॉल किस चीज़ की बनी है? बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन नाम का सब्सटेंस जो होता है उससे बनती है। इसी तरीके से जो है वो बैक्टीरियल सेल वॉल के बाद फंगल सेल वॉल, देखें ये कॉलम आगे, एक मिनट रुकें, ये हो गया बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। फंगल सेल वॉल मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड जो कि काइटिन से बनी होती है। प्लांट सेल वॉल और अलगाई की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बनी होती है। सेल वॉल का काम क्या है? सेल वॉल प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड हेल्प इन मूवमेंट ऑफ वाटर। पानी की मूवमेंट में मदद देता है और मैकेनिकल सपोर्ट देता है। फिर बात आ गई सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन सेपरेट साइटोप्लाज्म फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। साइटोप्लाज्म को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है। वर्किंग मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वर्किंग मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह काम करती है, तो उस मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो किस साइंटिस्ट ने पेश किया था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर और निकोलसन नाम के साइंटिस्ट ने प्रेजेंट किया था। फिर इसके बाद जो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपको मालूम है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं और इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं। तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो किसका काम करते हैं? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन वर्क एंड एंजाइम। कुछ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो होते हैं वो एंजाइम की तरह काम करते हैं। इसकी एग्जांपल है ATPase कॉम्प्लेक्स टू सिंथेसाइज ATP। ATPase कॉम्प्लेक्स जो वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है जो कि एंजाइम की तरह काम करता है और वो ATP बनाने में हेल्प करता है। तो आपसे MCQ में कैसा पूछा जाएगा भाई, वो कौन सा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है जो एंजाइम की तरह भी काम करता है? तो आपका आंसर होगा ATPase कॉम्प्लेक्स। फिर इसके बाद जो वो ग्लाइकोलिपिड्स ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसीज फॉर्म AB एंटीजन। भाई किसी का ब्लड ग्रुप A होता है, किसी का ब्लड ग्रुप B होता है, किसी का ब्लड ग्रुप AB होता है, किसी का ब्लड ग्रुप O होता है। तो ये किसकी वजह से होता है? ये होता है बेसिकली ग्लाइकोलिपिड्स की वजह से। आपसे पूछा जाएगा ये ग्लाइकोलिपिड्स जो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रेड ब्लड सेल है ना उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पर पाए जाते हैं। उसकी मदद से किसी का ब्लड ग्रुप अलग अलग इसकी वेराइटी ना, किसी में A वेराइटी है तो इसका ब्लड ग्रुप A होता है, किसी के अंदर ग्लाइकोलिपिड की वेराइटी B है तो B कहलाता है, जिसके अंदर दोनों है तो AB कहलाता है और जिसके अंदर दोनों नहीं है तो वो O कहलाता है। तो ये सब का सब ग्लाइकोलिपिड्स की वजह से। टर्म साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का टर्म सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने यूज़ किया था? रुडोल्फ वॉन कोलिकर। रुडोल्फ वॉन कोलिकर नाम के साइंटिस्ट ने जो है वो साइटोप्लाज्म का टर्म यूज़ किया था। फिर इसके बाद है आउटर विस्कस पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। आउटर विस्कस पार्ट जो होता है, देखें साइटोप्लाज्म के दो पार्ट हैं। बाहर वाला हिस्सा जो है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है उसे कहते हैं साइटोजेल, और अंदरूनी हिस्सा जो साइटोप्लाज्म का होता है उसकी विस्कोसिटी कम होती है और वो सोल्यूशन की तरह होता है, उसे कहते हैं साइटोसोल। याद रखिएगा पहले ये दो चीज़ें जो वो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म के वर्ड यूज़ होते थे, लेकिन अब साइटोजेल और साइटोसोल का वर्ड यूज़ होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर 90% जो है वो सिर्फ और सिर्फ पानी होता है। स्ट्रीमिंग मूवमेंट जो भाई अंदर वाला हिस्सा साइटोसोल है ना वो तो लिक्विड की तरह है, सोल्यूशन की तरह है, वो मुसलसल मूवमेंट कर रहा होता है और उसकी मूवमेंट को कहते हैं साइक्लोसिस। फिर इसके बाद आते हैं राइबोसोम। वो कौन सा ऑर्गेनेल है जो प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है? तो आपका आंसर होगा राइबोसोम। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है और यूकैरियोट के अंदर जो राइबोसोम की टाइप होती है वो 80S होता है। ये याद रखना है आपने, 70S प्रोकैरियोट के अंदर और 80S जो राइबोसोम होता है वो यूकैरियोट के अंदर होता है। यूकैरियोटिक राइबोसोम के जो वो दो पार्ट्स होते हैं 60S एंड 40S। भाई टोटल अगर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 80S और उसके दो पार्ट्स हैं, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। तो लार्जर सब यूनिट 60S वाला होता है और स्मॉलर सब यूनिट जो होता है वो 40S वाला होता है। राइबोसोम्स की अगर केमिकल कंपोजिशन की बात की जाए तो राइबोसोम्स के अंदर 40% RNA होता है और 60% क्या होता है? प्रोटीन होता है। ग्रुप ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम के ग्रुप को क्या कहते हैं? पॉलीसोम्स कहते हैं। फिर इसके बाद जो वो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल जो हम जोलॉजी में पढ़ते हैं ना बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में, तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल जो है वो कौन सा ऑर्गेनेल बनाता है? तो आपका आंसर होगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है ये सेल के अंदर जो है वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाता है।
फिर इसके बाद जो वो सेलुलोस एंड काइटिन आर फॉर्म बाय गोल्जी कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म सेल वॉल। याद रखिएगा सेल वॉल जो है वो सेलुलोस से बनी होती है या काइटिन से बनी होती है, तो ये काइटिन और सेलुलोस कौन बनाता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये भी याद रखिएगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाता है। लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम एंड ग्लाइकोक्सिसोम आर फॉर्म बाय गोल्जी कॉम्प्लेक्स। भाई लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम और ग्लाइकोक्सिसोम ये तीनों जो है वो ऑर्गेनेल्स, और ये तीनों ऑर्गेनेल कौन बनाता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। लाइसोसोम कंटेन 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। भाई लाइसोसोम के पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो हाइड्रोलाइसिस के जरिए चीज़ों को ब्रेक डाउन करते हैं। तो कितनी किस्म के होते हैं? 40 अलग अलग तरह के होते हैं। फिर इसके बाद है ओल्ड एंड अनवांटेड सेल आर एलिमिनेटेड बाय। बूढ़े सेल जो बड़ी उम्र के हो जाते हैं या गैर जरूरी सेल होते हैं उनको कौन रिमूव करता है? लाइसोसोम रिमूव करता है। लाइसोसोम्स आर आल्सो नोन एज सुसाइडल सैक। लाइसोसोम को सुसाइडल सैक कहते हैं। प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग ओन सेल, अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय करने का जो प्रोसेस होता है उसके लिए वर्ड यूज होता है ऑटोलायोसिस का। अब लाइसोसोम स्टोरेज डिजीज हैं। लाइसोसोम स्टोरेज डिजीज जो हमारे पास हैं वो हैं 3। लाइसोसोम स्टोरेज डिजीज कितनी है? 3। टेसेक डिजीज, गॉशर डिजीज, क्रेब डिजीज, ये तीनों के नाम याद रखने। तीनों लाइसोसोम स्टोरेज डिजीज हैं। टेसेक डिजीज की निशानी क्या है? इसमें पेशेंट जो होगा वो मेंटल रिटार्डेड होगा और ब्लाइंड, अंधा होगा। देखिए मेंटल रिटार्डेशन तीनों में, एक निशानी बता रहा हूँ, टेसेक, गॉशर और TGK करके याद रखो, टेशर, गॉशर और क्रेब। अब जो है वो टेशर में क्या होगा? भाई मेंटल रिटार्डेशन तीनों में है। टेसेक में मेंटल रिटार्डेशन के साथ ब्लाइंडनेस, अंधा होगा। और गॉशर में मेंटल रिटार्डेशन के साथ लीवर और स्प्लीन इनलार्जमेंट होगा। और क्रेब डिजीज में क्या होगा? मेंटल रिटार्डेशन के साथ लॉस ऑफ माइलिन होगा। माइलिन शीट जो होती है वो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होती है, वो उसमें क्या होती है? लॉस हो जाती है। फिर इसके बाद जो वो पेरोक्सिसोम है डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, जहरीली चीज़ों को, इसके असर को क्या करता है? कम करता है। कैटेलेस एंजाइम जो होता है वो पेरोक्सिसोम के अंदर पाया जाता है। ग्लाइकोलेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइक्सिन। भाई ग्लाइकोलेट एक कंपाउंड है जो कि ग्लाइसिन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है। जिस एंजाइम की मदद से कन्वर्ट होता है उस एंजाइम का नाम आपको याद रखना है, ग्लाइकोकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। पेरोक्सिसोम कहाँ पाए जाते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं, आर फाउंड इन लीवर सेल। लीवर सेल के अंदर ये पाए जाते हैं। फिर इसके बाद जो है वो डायमीटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की जो डायमीटर है वो 0.5 से लेकर 1 नैनोमीटर है। और इसकी लंबाई 10 माइक्रोमीटर लिखी हुई है, जबकि ये 10 नैनोमीटर होनी चाहिए। बुक के अंदर माइक्रोमीटर है इसलिए मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इट शुड बी 10 नैनोमीटर। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया हैव पोर्स मेड अप ऑफ प्रोटीन, पोरिन। भाई माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें सुराख होते हैं और वो जिस प्रोटीन से बने होते हैं उसे कहते हैं पोरिन। फिर इसके बाद इनवर्ट फोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फोल्डिंग होती है उसे क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या क्या चीज़ अपनी होती हैं? हैव देयर ओन DNA, RNA एंड राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के पास 3 चीज़ें अपनी होती हैं, DNA, RNA और राइबोसोम। राइबोसोम कौन सा वाला? 70S वाला, प्रोकैरियोट वाला। याद रखिएगा 70S वाला जो है वो राइबोसोम जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है। और याद रखिएगा 70S वैसे तो प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास वही प्रोकैरियोट वाला जो है वो राइबोसोम पाया जाता है। जबकि साइटोप्लाज्म के अंदर जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें 80S वाला राइबोसोम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया पास ओनली बाय मदर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में सिर्फ माँ के जरिए जो है वो ट्रांसफर होती है। और याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट के पास भी DNA, RNA और राइबोसोम भी इसका अपना होता है, और राइबोसोम भी वही 70S वाला। फिर आ जाते हैं माइक्रोफिलामेंट की बात आ जाती है। माइक्रोफिलामेंट की डायमीटर याद रखनी है 7 नैनोमीटर है। और माइक्रोफिलामेंट का जो काम है वो आपने ज़हन नशीन करना है। माइक्रोफिलामेंट 7 नैनोमीटर डायमीटर है। मूवमेंट ऑफ सूडोपोडिया, साइक्लोसिस और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ये सब माइक्रोफिलामेंट की वजह से होते हैं। और माइक्रोट्यूब्यूल की जो डायमीटर है वो 25 नैनोमीटर है। और ये सीलिया की मूवमेंट और फ्लैजेला की मूवमेंट जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल की वजह से। इंटरमीडिएट फिलामेंट की जो डायमीटर है वो 8 to 12 नैनोमीटर है। और इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है उसके पास 5 डिफरेंट किस्म के प्रोटीन होते हैं और उन प्रोटीन को कहते हैं वाइमेंटिन। याद रखिएगा इंटरमीडिएट फिलामेंट के पास 5 डिफरेंट किस्म के प्रोटीन होते हैं जिन्हें कहते हैं वाइमेंटिन। फिर इसके बाद जो है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट का काम क्या? मेंटेनिंग शेप ऑफ द सेल एंड अटैचमेंट ऑफ मसल सेल। मसल सेल के अटैचमेंट में भी इंटरमीडिएट फिलामेंट हेल्प करते हैं। फिर आ जाता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस। सेंट्रियोल जो है सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं और फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस में पाए जाते हैं बिफोर सेल डिवीजन, सेल डिवीजन से पहले। सेंट्रियोल से रिलीज होने वाले फाइबर जो होते हैं, फाइबर रेडिएट्स फ्रॉम सेंट्रियोल इन ऑल डायरेक्शन। सेंट्रियोल से निकलते हैं और हर डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रहे होते हैं।
उन्हें हम कहते हैं एस्ट्रल रेस। क्या कहते हैं उन्हें हम? एस्ट्रल रेस। वैक्यूल इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। वैक्यूल के अराउंड जो मेम्ब्रेन होती है उसे कहते हैं टोनोप्लास्ट। फिर इसके बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ हमारी बुक में दिए हुए हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रूट फ्लाई के अंदर 8 होते हैं, स्वीट पी के अंदर 14 होते हैं, कॉर्न के अंदर 20 होते हैं और ह्यूमन सेल के अंदर 46 होते हैं। ये अच्छे से याद रखना है। फ्रूट फ्लाई 8, स्वीट पाई 14 और कॉर्न के अंदर 20। फिर इसके बाद जो वो क्रोमोसोम की अगर हम बात करने जा रहे हैं, क्रोमोसोम कंटेन हेरिडिटी यूनिट कॉल्ड जीन। क्रोमोसोम के पास हेरिडिटी यूनिट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं जीन। और द पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पे जहाँ जीन पाया जाता है उस पॉइंट को हम कहते हैं जीन लोकस। ये सारे एमसीक्यू के फेवरेट पॉइंट है। यहाँ जाके सेल वाला चैप्टर खत्म हो जाता है, वायरस वाला शुरू हो जाता है। नेम वायरस इज ड्राइव फ्रॉम लेटिन वर्ड मीनिंग स्लीमी लिक्विड और पॉइजन। भाई वायरस का जो वर्ड है वो विनोम से निकला है, लेटिन वर्ड से। इसका मतलब होता है स्लीमी, चिपचिपा, लिक्विड, या जिसे हम कहते हैं पॉइजन। चार्ल्स चैम्बरलेन इन्वेंटेड अ प्रोक्लियन वाटर फिल्टर टू आइसोलेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। भाई चार्ल्स चैम्बरलेन साइंटिस्ट का नाम है, उसने प्रोक्लियन वाटर फिल्टर जो वो इन्वेंट किया था जिसके ज़रिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया को हम सेपरेट कर सकते हैं। प्रोक्लियन चैम्बर फिल्टर हैव अ पोर साइज। इसमें पोर साइज पूछी जा सकती है। भाई इसकी पोर साइज 0.1 माइक्रोमीटर है, विच कैन रिमूव ऑल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को रिमूव कर सकता था लेकिन वो वायरस को रिमूव नहीं कर सकता था। चैम्बरलेन फिल्टर वॉज फर्स्ट यूज बाय डायमेट्री अवनोस्की। ये साइंटिस्ट का नाम है, इसने सबसे पहले जो है वो चैम्बरलेन फिल्टर यूज़ किया था। और टू एग्जामिन इन्फेक्शियस टोबैको प्लांट लीव एक्सट्रैक्ट। भाई टोबैको प्लांट जो है उसके लीव एक्सट्रैक्ट को जो वो एग्जामिन करने के लिए किया था। WM स्टैनले क्रिस्टलाइज द इन्फेक्शियस पार्टिकल नोन एज TMV। साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। TMV टोबैको मोज़ेक वायरस को सबसे पहले क्रिस्टलाइज करके इस पार्टिकल को अलग करने वाले साइंटिस्ट का नाम है WN स्टैनले। फिर इसके बाद आ जाते हैं एनवलप वायरस भी होते हैं और नॉन एनवलप वायरस भी होते हैं। एनवलप वायरस वो होते हैं जिनके पास लिपिड की आउटर कवरिंग होती है और इसके एग्जांपल कोविड-19 वायरस, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस B, C और इबोला वायरस। एग्जांपल अच्छे से याद होनी चाहिए। नॉन एनवलप वायरस वो होते हैं जिसमें लिपिड की कवरिंग नहीं होती और ये ज़्यादा रेजिस्टेंस होते हैं एंड मोर रेजिस्टेंस टू इन्वायरमेंट स्ट्रेस लाइक ड्राइंग आउट एंड हीट्स। गर्मी भी बर्दाश्त कर लेते हैं, ड्राई इन्वायरमेंट भी बर्दाश्त कर लेते हैं, तो ये ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। इसके एग्जाम्पल है कॉमन कोल्ड, पोलियो वायरस जो है ये। फिर प्लांट की जो तो इन्वलप और नॉन इन्वलप की एग्जांपल याद करनी है। फिर फाइटोफेज, प्लांट वायरस की बात हो रही है तो प्लांट वायरस में हमारे पास जो है वो एग्जांपल आपने याद करनी है। फाइटोफेज में टोबैको मोज़ेक वायरस एंड कॉलीफ्लावर वायरस। जूफेज के अंदर आपके पास जो है वो जूफेज एनिमल वायरस के लिए वर्ड यूज़ होता है, राइनो वायरस एंड कोविड-19 वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस जो बैक्टीरियल वायरस कहलाते हैं, जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, टी फेज एंड एक्स फेज। फिर इसके बाद शेप की बेस पर वायरस की क्लासिफिकेशन आती है और इसमें आ जाता है हेलिकल शेप किसकी है, टोबैको मोज़ेक वायरस। पॉलीहिड्रोन मतलब मल्टीपल कोने वाला जो वायरस है वो एडिनो वायरस है। फिर इसके बाद टेडपोल शेप जो वो बैक्टीरियोफेज की है, एनवलप शेप जो वो फ्लू वायरस की है, स्फेरिकल शेप जो वो कॉलीफ्लावर वायरस की है और सर्कुलर शेप जो वो HIV वायरस की है। तो ये शेप आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। फिर इसके बाद जो वो हमारे पास क्लासिफिकेशन है, डेविड बल्टीमोर क्लासीफाई वायरस ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। जेनेटिक मटेरियल की मदद से उसने, डेविड बल्टीमोर साइंटिस्ट का नाम है, उसने वायरस को क्लासीफाई किया जेनेटिक मटेरियल की बेस पे। अब इस बेस पर जो वो डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस में हमारे पास हर्पीस है। आपने एग्जाम्पल सबकी एक एक एग्जाम्पल लिखी हुई है। सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरस के अंदर जो वो पार्वो वायरस है, डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरस में रियो वायरस है और पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस। अब सिंगल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड RNA में सिर्फ ये होता। अब सिंगल स्ट्रैंडेड RNA में पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस है। आगे हमने लेक्चर में डिटेल में बताया भी था पॉजिटिव सेंस क्यों पॉजिटिव सेंस कहलाता है और नेगेटिव सेंस वाला क्यों कहलाता है। तो पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस में कोरोना वायरस, डेंगू वायरस, हेपेटाइटिस C वायरस है। फिर नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस के अंदर जो है नेगेटिव सेंस वाले की अगर हम बात कर रहे थे, या मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ, तो उसमें रेब्डो वायरस और पैरामिक्सो वायरस शामिल है। फिर इसके बाद सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है विद DNA इंटरमीडिएट। देखो ये दोनों रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस के बागे दोनों देखिए HIV और हेपेटाइटिस B दोनों रेट्रो वायरस की क्या है, एग्जाम्पल हैं। लेकिन अब रेट्रो वायरस को भी दो हिस्सों में क्लासीफाई किया है। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस विद DNA इंटरमीडिएट। भाई RNA सिंगल स्ट्रैंडेड होगा और इंटरमीडिएट के तौर पर DNA होगा। HIV डबल स्ट्रैंडेड DNA होगा, इंटरमीडिएट के तौर पर RNA होगा। उसके एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस B। दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। अच्छे से याद रखना भाई, RNA सिंगल स्ट्रैंडेड है और DNA अगर इंटरमीडिएट होगा तो HIV और DNA डबल स्ट्रैंडेड होगा और अगर RNA इंटरमीडिएट होगा तो हेपेटाइटिस B।
फिर इसके बाद जो है वो टेम्परेचर 60 एंड अबव इज़ इनफ टू इनएक्टिवेट मोस्ट ऑफ द वायरस। 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा का टेम्परेचर काफ़ी होता है तमाम वायरस को इनएक्टिव करने के लिए। फिर इसके बाद इन्वेलप वायरस जो है, जिसमें इन्फ्लुएंजा कोरोना वायरस टेंड टू सर्वाइव एट द रेंज ऑफ 20 to 30% ह्यूमिडिटी, 20 से 30% ह्यूमिडिटी पर वो सर्वाइव करते हैं। जबकि नॉन इन्वेलप वायरस, जिसमें एडिनो वायरस और राइनो वायरस है, कैन सर्वाइव एट हायर लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी, 70 to 90% ह्यूमिडिटी वो क्या कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। ये ह्यूमिडिटी याद रखना भाई। इन्वेलप वायरस, अगर आप एग्जाम्पल तो वैसे ही पहले याद कर चुके हो, इन्वेलप वायरस 20 to 30% ह्यूमिडिटी बर्दाश्त करते हैं, नॉन इन्वेलप वायरस जो है वो 70 to 90% ह्यूमिडिटी बर्दाश्त करते हैं। पीएच फॉर वायरल सर्वाइवल इज अराउंड, भाई वायरस के सर्वाइवल के लिए पीएच कितनी होती है, 6.5। रेंज पूछी जाए तो 7.2 से लेकर 8 तक। पीएच 5 अगर देखें भाई, 6.5 से ज़्यादा चाहिए भाई। अगर इससे कम है 5 और 5.5 की पीएच पर वायरस क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और फिर आगे कह रहा है सैनिटाइज़र ऑफ अल्केलाइन नेचर, वो सैनिटाइज़र जिसकी पीएच अल्केलाइन होती है, ज़्यादा होती है, कैन डिस्ट्रॉय इन्वेलप वायरस, इन्वेलप वायरस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन नॉन इन्वेलप वायरस मे नॉट बी डिस्ट्रॉय, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, बट देयर रेप्लिकेशन एबिलिटीज़ आर अफेक्टेड, उनकी रेप्लिकेशन की एबिलिटीज़ को अफेक्ट कर सकता है। फिर इसके बाद अब वायरस बैक्टीरियोफेज मीन बैक्टीरिया ईटर, बैक्टीरियोफेज वायरस का मतलब है बैक्टीरिया ईटर। टी फेज जो था ना, टी फेज और लेमडा फेज दोनों बैक्टीरिया फेज थे ना। अब टी फेज में क्या कह रहा है, टी फेज में क्या है, देखें भाई, टी फेज और लेमडा फेज का डिफरेंस याद रखो भाई। बैक्टीरिया फेज की दो टाइप्स हैं, टी फेज और लेमडा फेज। टी फेज क्या है, कंटेन डेवलप टेल फाइबर, इनकी टेल फाइबर जो होती है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। लेमडा फेज जो होती है उनकी टेल फाइबर जो होती है वो ज़्यादा डेवलप नहीं होती। अब कैप्सोमेयर ऑफ टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस की जो कैप्सोमेयर है उसमें कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 158 अमाइनो एसिड है, याद रखना है। एंड अरेंज इन 130 टन्स, हेलिकल होता है ना, स्प्रिंग की तरह राउंड 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 होते हैं, तो कितने राउंड होते हैं, 130 राउंड। ड्यूरिंग लैक्टिक साइकिल 100 to 200 फेज प्रोजेनी आर प्रोड्यूस, भाई एक लैक्टिक साइकिल के अंदर 100 से 200 नए वायरस जो है वो क्या होते हैं, प्रोजेनी का मतलब नई नस्ल, तो 100 से 200 प्रोजेनी प्रोड्यूस होते हैं। फिर इसके बाद जो है वो HIV साइज इज 60 टाइम्स लेस देन रेड ब्लड सेल। अगर HIV वायरस की साइज़ अगर पूछी जाए, देखो सर्कुलर है ना, तो इसकी साइज़ जो होती है वो रेड ब्लड सेल से 60 टाइम्स जो है वो कम होती है। स्किन कैंसर इन एड्स पेशेंट, एड्स पेशेंट के अंदर जो स्किन कैंसर होता है उसका नाम है कैपोसी सार्कोमा। ART की अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जो कि एड्स वायरस के अंदर जो है वो यूज़ होती है। अब एड्स वायरस के लिए क्या है, ड्रग, रुकोबिया, डेस्कोवी एंड ट्रूवेडा, ये 3 नाम आपने याद रखने हैं। रुकोबिया, डेस्कोवी, ट्रूवेडा आर फाउंड रिमार्केबल अगेंस्ट HIV, ये HIV के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली अच्छी ड्रग है। प्लांट सेल कंटेन अ लार्ज वैक्यूल दैट रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द साइटोप्लाज्म, प्लांट सेल के पास जो है वो लार्ज वैक्यूल होता है, वैक्यूल की साइज़ ज़्यादा होती है जो कि साइटोप्लाज्म की साइज़ को कम कर देता है। मेन एनर्जी ट्रांसफॉर्मर ऑफ सेल, देखिए ये बुक की एक्सरसाइज के कुछ पॉइंट्स भी दे दिए ना, ताकि बुक की एक्सरसाइज और MCQ भी कवर हो जाए। मेन एनर्जी ट्रांसफॉर्मर ऑफ द सेल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। पैथोजेनिसिटी ऑफ वायरस डिपेंड अपॉन इम्यूनिटी ऑफ द होस्ट, भाई पैथोजेनिसिटी ऑफ द वायरस जो है ना इम्यूनिटी ऑफ द होस्ट पर भी डिपेंड करता है। अगर इम्यूनिटी मजबूत होगी तो वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इम्यूनिटी कमज़ोर होगी तो वो नुकसान पहुंचाएगा। बैक्टीरियोफेज एस्केप फ्रॉम होस्ट सेल बाय द एक्टिविटी ऑफ लाइसोजाइम, बैक्टीरियोफेज जो है वो होस्ट सेल से रिमूव होता है अपनी रिप्रोडक्शन करने के बाद, तो किसकी मदद से, लाइसोजाइम की मदद से वो वहाँ से रिमूव होता है। स्मॉलर प्रोटीन आर कट डाउन इन फॉर्म अ न्यू वायरस स्ट्रक्चर बाय द प्रोसेस कॉल्ड असेंबली, भाई छोटे प्रोटीन जो है ना वो कट डाउन होते हैं और आपस में जो वो जुड़ कर जो वो एक नया वायरस बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, असेंबली। ये बुक की एक्सरसाइज का जो है वो सवाल है। फिर इसके बाद बुक की एक्सरसाइज का सवाल है, वायरस दैट सीवियरली डैमेज मोटर न्यूरॉन एंड कॉज पैरालिसिस, वो कौन सा वायरस है जो मोटर न्यूरॉन को नुकसान पहुंचाता है और पैरालिसिस माजूर कर देता है, तो वो वायरस है पोलियो वायरस। फिर इसके बाद प्रोटीन दैट कॉज पैथोजेनिसिटी इन ह्यूमन एंड एनिमल्स, भाई वो कौन सा प्रोटीन है जो इंसान और जानवरों में जो वो बीमारी पैदा करता है, उस प्रोटीन को क्या कहते हैं, प्राइन्स। फिर इसके बाद डेंगी फीवर, एनकेफेलाइटिस, येलो फीवर आर कोज बाय आर्बो वायरस, भाई ये डेंगी फीवर, एनकेफेलाइटिस और येलो फीवर जो है ये वो वायरस होते हैं जो अर्थ्रोपोड्स जो होते हैं ना, इंसेक्ट जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो ये आर्बो वायरस की कैटेगरी में आते हैं। एडीज मॉस्किटो इज द वेक्टर ऑफ डेंगी, याद रखिएगा, फीमेल एनोफिलिन मॉस्किटो जो है वो मलेरिया का मच्छर है और एडीज मॉस्किटो जो है वो डेंगी का मच्छर है जो डेंगी वायरस ट्रांसफर करने का काम करता है। तो यहाँ जाकर ये लेक्चर नंबर 1 मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह लेक्चर नंबर 2 भी बहुत जल्द अपलोड होने वाला है।
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि वो स्टूडेंट जिनके एग्ज़ाम करीब हैं वो उस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सही कर सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी हम जल्द से जल्द अपलोड करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।